हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स। और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि व्हाट प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द फिजिकल वर्ल्ड में उसे यूज़ करने के लिए उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो हम देखेंगे वेव फंक्शन का। तो चलिए देखते हैं। In classical physics, a particle is well localized in space, for its position and velocity can be calculated simultaneously to arbitrary precision. हम कभी भी क्लासिकल फिजिक्स का जो पार्टिकल है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, पोजीशन मोमेंटम साइमल्टेनियसली निकाल सकते हैं क्लासिकल वर्ल्ड पे। लेकिन at issue here is how to describe a particle within the context of quantum mechanics। जैसे कि हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स का स्टडी है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल्स का पोजीशन मोमेंटम वेलोसिटी कैसे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि एज क्वांटम पार्टिकल्स जॉइंटली डिस्प्ले पार्टिकल्स एंड वेव फीचर। क्वांटम लेवल पे जो है हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल है वो वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है, जैसे कि हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से जानते हैं। तो वी नीड टू लुक फॉर ए मैथमेटिकल स्कीम दैट कैन एम्बॉडी देम साइमल्टेनियसली। तो हमें चाहिए ऐसा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जिससे हम क्वांटम मैकेनिक्स के पार्टिकल्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि पार्टिकल और वेव दोनों नेचर दिखाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक मैथमेटिकल स्कीम चाहिए। तो उसको हम लोग वेव फंक्शन बोलते हैं। As for quantum mechanics, it describes a material particle by a wave function corresponding to the matter waves associated with the particle. Wave functions, however, depend on the whole space, hence they cannot be localized। जैसा कि हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल नेचर का भी होता है, वो वेव नेचर का भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दे कैन नॉट बी लोकलाइज्ड, वो लोकलाइज नहीं हो सकते क्योंकि वो होल स्पेस में होते हैं। ठीक है, लोकलाइज नहीं होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में होते हैं, क्योंकि वो छोटे पार्टिकल्स का स्टडी नहीं है और हमारे छोटे पार्टिकल्स के स्टडी में हम लोग ये लोकलाइजेशन का फॉलो नहीं करते हैं। देयर इज ऑलवेज ए क्वांटिटी एसोसिएटेड विथ एनी टाइप ऑफ वेव्स। हमारे पास कोई भी वेव है, जो कि वाटर वेव है, साउंड वेव है, कोई भी वेव है, ये वेव, तो उसका एक ना एक क्वांटिटी होता ही है विच वेरीज पीरियोडिकली विथ स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम के रिस्पेक्ट में एक क्वांटिटी ऐसा होता है जो कि वेरी करता है पीरियोडिकली। जैसे कि इन वाटर वेव्स द क्वांटिटी दैट वेरीज पीरियोडिकली इज द हाइट ऑफ द वाटर सरफेस, and in light waves electric field and magnetic field vary with space and time। स्पेस एंड टाइम के रिस्पेक्ट में पीरियोडिकली वेरी करने का एक क्वांटिटी होता ही है, जैसे कि वाटर वेव्स में होता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये एक वाटर वेव है, इसमें जो ये एक पार्टिकल है ये पीरियोडिकली मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ द वाटर सरफेस। तो ये मूव कर रहा है, तो ये स्पेस और टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है पीरियोडिकली। उसी प्रकार ये भी सारा पार्टिकल्स जो है, ये सारा पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम वेरी कर रहा है। तो ये हमारा वाटर वेव्स है। Therefore, there is always a quantity associated with any types of waves। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई एक क्वांटिटी होता है जो वेरी करता है periodically with space and time। In water waves, the quantity that varies periodically is the height of the water surface, and in light waves, electric field and magnetic field vary with space and time। For de Broglie waves associated with the moving particle, the quantity that vary with space and time is called the wave function of the particle। उसी तरह क्वांटम लेवल पे डी ब्रॉगली वेव्स जो होते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में स्पेस और टाइम के किसके कौन सा क्वांटिटी है ऐसा जिससे वो वेरी करते हैं, तो वो क्वांटिटी हमारा वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल। The temporal and spatial evolution of quantum mechanical particle is described by a wave function।
उसको हम लोग वेव फंक्शन से डिस्क्राइब करते हैं, जो कि क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है उसको हम लोग वेव फंक्शन से डिनोट करते हैं। तो फॉर 1D मोशंस के लिए कैसे लिखेंगे वेव फंक्शन, हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे एक्स पोजिशन है, ये टाइम है, एंड साई आर टी फॉर 3D मोशन। इट कॉन्टेन्स ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसके पास सारा इंफॉर्मेशन है, पोजिशन, एनर्जी, जो भी ऑब्जर्व करना चाहते हैं हम, उससे हम इसी वेव फंक्शन से मांगेंगे, और ये वेव फंक्शन के पास सारा इंफॉर्मेशन है। तो इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे, जो हमारा जो भी ऑब्जर्वेबल है अप्लाई करेंगे, उसके बाद हमें ये वो इंफॉर्मेशन दे देगा। दीज आर नोन एज configuration space wave function. Now we have condition for a physically accepted realistic wave function. ऐसा कौन सा वेव फंक्शन है जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सारा वेव फंक्शन जो है, अगर हमें कोई भी वेव फंक्शन दे दिया गया है और हमें बोला गया है कि आप इससे मुझे पोजीशन निकाल के दिखाइए या मोमेंटम निकाल के दिखाइए, तो हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये वेव फंक्शन जो है एक्सेप्टेबल है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है, वो हम देखेंगे। psi x t should be finite, single valued and continuous everywhere in space. फर्स्ट कंडीशन है हमारा, जो हमें वेव फंक्शन दिया गया है वो फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एवरीवेयर इन स्पेस। सेकेंड पॉइंट है हमारा, उसका जो भी डिफ्रेंशिएशन होगा शुड बी कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर इन स्पेस, वो भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है साई एक्स टी शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रेबल के बारे में मैंने बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो हमने जान लिया कि वेव फंक्शन क्या होता है, तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। चलिए, generally psi xt is a complex quantity. It can be multiplied by any complex number without affecting its physical significance. जैसे कि हम जान रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है हमारे पास, वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, क्योंकि एक मैथमेटिकल स्कीम है क्वांटम मैकेनिक्स का। तो अगर हम इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इन जनरल साई एक्स टी हैज़ नो डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका अपना खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। ठीक है, तो इन जनरल साई एक्स टी हैज़ नो डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस बट द क्वांटिटी दिस वन, ये जो क्वांटिटी है ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का क्वांटिटी है, बट द क्वांटिटी साई एक्स टी और साई एक्स टी इज इक्वल टू साई एक्स टी होल स्क्वायर डी एक्स इज रियल, ये जो क्वांटिटी है वो रियल होता है। ठीक है, तो फिजिकली सिग्निफिकेंट एंड इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये जो है फिजिकली सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है और इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, दैट इज probability of finding the particle per unit length at time t। जैसे कि हमारे पास ये सिस्टम है और एक पार्टिकल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये पार्टिकल यहीं पे होगा। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये पार्टिकल यहीं पे होगा, तो उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से दिखाते हैं। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल पर यूनिट लेंथ एट टाइम t। Therefore, the probability of finding the particle between x to x plus dx per at time t is given by, ये जो यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ था वही होगा 1D के लिए, ये हमारा 1D के लिए है। And for 3D motion, the probability of finding the particle within the volume element d tau, ये हमारा d tau है, located between r to r plus dr per at time t is given by, कुछ नहीं करना है, सिर्फ x के जगह पे टाउ लगा देना है, टाउ हमारा dx dy dz है। तो चलिए आगे देखते हैं। Now psi xt and psi rt should be chosen such that the total probability of finding the particle in entire space should be equal to unity। अगर हमारे पास एक बॉक्स है और हमें दे दिया गया है कि आप फाइंड करिए कि इसमें पार्टिकल के पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पार्टिकल कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी। तो
ऐसा है कि अगर हमें एक पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो वो पार्टिकल किसी एक जगह पे तो ज़रूर ही होगा, किसी एक जगह पे वो होगा ही, इसीलिए उसका प्रोबेबिलिटी इक्वल टू यूनिटी होगा। जैसे कि should be chosen such that the total probability of finding the particle in entire space should be equal to unity। एक जगह पे तो वो पार्टिकल ज़रूर ही पाया जाएगा, क्योंकि वो पार्टिकल उसमें है और हमें पता है कि वो पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है, तो एक जगह पे वो पार्टिकल ज़रूर पाया जाएगा, इसीलिए उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा। तो इसको हम लोग 1D में दिखा सकते हैं। ये हमारा 3D है, ये डी टाउ लगा हुआ है, इसमें टाउ का वैल्यू dx dy dz। तो ये हमारा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं किसी भी पार्टिकल का, और इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ द वेव फंक्शन। ये जो कंडीशन है ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, इसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ द वेव फंक्शन बोलते हैं। नाउ वी हैव व्हाट आर द मेथड्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अगर हमें किसी भी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। कंसिडर फाई एक्स टी इज एन अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ये जो है वो अननॉर्मलाइज्ड है, हमें इसे नॉर्मलाइज करना है। वी कैन कंस्ट्रक्ट ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन साई एक्स टी इज इक्वल टू एन इंटू फाई एक्स टी। यहाँ पे हम एक वेव फंक्शन मान लेंगे जो कि हमारा नॉर्मलाइज्ड है, इज इक्वल टू यहाँ पे एक हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लगाएंगे, उसके बाद फिर वही अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। Therefore, where n is normalization constant, therefore हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो इक्वेशन होता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो स्क्वायर कर देने के बाद n स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा, उसके बाद इसका जो प्रोबेबिलिटी है टोटल प्रोबेबिलिटी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो n हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, n निकालने के लिए इज इक्वल टू 1 बाई ये 1 बाई रूट अंडर ये जितना भी क्वांटिटी है इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, और जो हमारा वैल्यूज आएगा वो n का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके जो वैल्यूज हमें मिलेगा वो एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का वैल्यू मिलेगा। तो अगर हम किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं और उसका वैल्यू हमें 1 आ गया, तो वो वेव फंक्शन पहले से ही नॉर्मलाइज्ड है, तो उसमें और कुछ ऐड करने का या मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा n का वैल्यू 1 आ गया तो वो पहले से ही नॉर्मलाइज्ड है। अगर हमारा n का वैल्यू आता है जैसे कि 1 बाई रूट टू आ गया, तो 1 बाई रूट टू को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमारा वेव फंक्शन जो है, ये जो वेव फंक्शन है वो जाके नॉर्मलाइज होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में नॉर्मलाइज वेव फंक्शन दिया गया होता है, लिखा रहता है कि ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, तो उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एन का वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थे हमारे वेव फंक्शन का डिस्क्रिप्शन, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको जाने बिना क्वांटम मैकेनिक्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।